वर्मा, फिजिक्स। आप लोगों को कक्षा 10 में पिछले वीडियो में रेगिस्तान की मारीचिका, ठंडे प्रदेश की मारीचिका, हीरे का चमकना आदि के बारे में चर्चा किया गया था। और ये सब घटनाएं, इन सब में जो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, रेगिस्तान की मारीचिका, हीरे का चमकना, ठंडे प्रदेश की मारीचिका, इन सभी घटनाओं में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती हैं। इन सभी घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। जैसे इस पे देखिए एक सवाल हम बताते हैं और इसी में चित्र में, जैसे ये चित्र आपका एक बना हुआ है, ये है, ठीक। इधर आपका जल है और इधर आपका कांच है। क्या है ये? कांच है। इधर कांच है, उधर क्या है? जल है। ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब है, ठीक। अब एक प्रकाश किरण यहां से जा रही है, यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे ये गई है ना, ये प्रकाश किरण यहां से गई, ये अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाई, अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपतन कोण का मान कितना होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो क्वेश्चन देखो कह रहा है, चित्र में प्रकाश की किरण, चित्र में प्रकाश की किरण कांच से वायु में, कांच से जल में, सॉरी, कांच से जल में, कांच से जल में प्रवेश करती है। जल में कितने, जल में कितने आपतन, जल में कितने आपतन कोण से प्रवेश करे, जल में कितने आपतन कोण से प्रवेश करे कि वह पूर्ण परावर्तित हो जाए, प्रवेश करे कि वह पूर्ण परावर्तित हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण परावर्तित हो जाए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच व जल का अपवर्तनांक 3/2 व 4/3, 3/2 व 4/3 है। साइन 63 अंश बराबर आपको दिया गया है 8/9, 8/9 ये दिया गया है क्वेश्चन में। साइन 63 अंश बराबर 8/9। तो पहले जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमको ये इस कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये सी का मान ज्ञात करना, समझ लो इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए ये तो क्वेश्चन था। अब यहाँ पे कह रहा है चित्र में प्रकाश की किरण कांच से जल में, ये कांच से जल में प्रवेश कर रही है। कांच से जल में कितने आपतन कोण से प्रवेश करे, आपतन कोण का मान पूछ रहा है, कितने आपतन कोण पर प्रवेश करे कि वह पूर्ण परावर्तित हो जाए।
यहाँ पे कितने पे परिवर्तित करें कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना दिया गया है, यानी 3/2 व 4/3 है। साइन 63 बराबर 8/9 दे रहा है, यानी कि आपको पूछ रहा है क्या चीज़, आपतन कोण का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG इक्वल टू, अब WNG इक्वल टू होता है ANG अपान, यहाँ हो जाएगा WNG बराबर आप हो जाएगा ANG अपान ANW। और ANG का मान आपको ये दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक, यहाँ दिया था ना कांच एवं जल का अपवर्तनांक। तो पहले आपको दे रहा है ANG का मतलब आपको ये दे रहा है, और ANW का मतलब आपको ये दे रहा है, ठीक ना। तो आपको हो जाएगा WNG इक्वल टू, यानी कि वायु जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर आपको हो जाएगा 3/2/4/3, ठीक है। तो आपका यह चला पलट जाएगा, तो आप हो जाएगा यहाँ पे WNG इक्वल टू आपको हो जाएगा 3/2 गुणे 3/4, तो बराबर हो गया 9/8 हो जाएगा। ये WNG बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 9/8, ठीक है। WNG बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 9/8। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमको ज्ञात करना क्या चीज़, हमको ज्ञात करना है आप कोण ज्ञात करने के लिए हमको ज्ञात करना है यहाँ पे किसका मान, C का मान आपका, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। जब अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है तो अपवर्तन कोण के लिए हमको WNG ये तो है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहले कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल ले, क्योंकि प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश कर रही है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। GNW बराबर आपको होता है 1/WNG, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो GNW बराबर आपको 9/8 या इसी को लिख सकते हैं 8/9। GNW बराबर आपको हो जाएगा 8/9। जब 8/9 हो जाएगा तो अब आपका सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ आपका ये 8/9 के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 63 अंश। तो आपको हो जाएगा GNW बराबर साइन, GNW बराबर यहाँ हो जाएगा 8/9 इंटू साइन इंटू नहीं बराबर आपको साइन 63 अंश, ये लिख सकते हैं। GNW बराबर 8/9 या बराबर लिख सकते हैं साइन 63 अंश, क्योंकि हमको 8/9 बराबर साइन 63 अंश दिया गया है। ये 8/9 बराबर साइन 63 अंश दिया गया है, तो आपको GNW बराबर आपको हो जाएगा साइन 63 अंश हो जाएगा, ठीक। अब साइन 63 अंश हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा, साइन C के बराबर होगा। ये किसका हो जाएगा, साइन C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्रांतिक कोण का मान 63 अंश है। अब यही इतना आपको हो जाएगा, ये 63 अंश पे प्राप्त हो रहा है, यानी कि बराबर यहाँ हो जाएगा साइन C बराबर साइन 63 अंश, तो C बराबर आपको हो जाएगा 63 अंश, ये हो जाएगा कितना 63 अंश। C बराबर कितना हो जाएगा, ये 63 अंश हो जाएगा। और जब C बराबर 63 अंश हो जाएगा तो ये क्रांतिक कोण पे जा रहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा क्रांतिक कोण C का मान 63 अंश है। और जब क्रांतिक कोण C का मान 63 अंश है तो आपतन कोण का मान जो होगा वो 63 अंश से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, 63 अंश से अधिक हो जाए, क्योंकि पूर्ण का परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान से बड़ा होना चाहिए।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। इसलिए जब क्रांतिक कोण हमारा 63 अंश है तो हमारा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है उस समय आपतन कोण का मान जो होगा वो 63 अंश से बड़ा होगा लेकिन 90 अंश से छोटा होगा। 63 अंश से बड़ा होगा लेकिन 90 अंश से छोटा होगा। 63 अंश से बड़ा होने पर और 90 अंश से छोटा होने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, इससे स्पष्ट होता है कि क्रांतिक कोण का मान 63 अंश है, अतः आपतन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान 63 अंश से अधिक होना चाहिए और 90 अंश से कम। 63 अंश से अधिक होगा और 90 अंश से कम होना चाहिए या होता है, ठीक है। ठीक है, तब ये क्वेश्चन था। अब आपको इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए लेंस, इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ाया जाएगा, लेंस, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो अपवर्तन अपवर्तन तो आप पढ़ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन अब ये अपवर्तन की घटना जो है लेंस में कैसे हो रही है, लेंस में यह घटना कहाँ पे होगी, कैसे होगी, उसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले हमको लेंस पता होना चाहिए, लेंस कहते किसे हैं, ठीक। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, लेंस, लेंस कहते किसे हैं। तो लेंस आपका होता है क्या चीज, दो पृष्ठ हो, दो पृष्ठ हैं। अब दो पृष्ठ में आपका दोनों पृष्ठ गोलीय भी हो सकता है, एक गोलीय होगा एक समतल हो सकता है, चाहे ये हो जाए, ठीक ना। तो अब आपको कह सकते हैं लेंस दो पृष्ठों से घिरी हुई ऐसी आकृति, दो पृष्ठों से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसका एक तल समतल अथवा एक तल गोलीय हो या दोनों तल गोलीय हो, या दोनों तल गोलीय हो, या एक तल समतल और एक तल गोलीय हो, इस प्रकार से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। इस प्रकार से घिरी हुई पारदर्शी आकृति को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है ना। दो पृष्ठों से घिरी हुई पारदर्शी आकृति जिसका एक तल गोलीय अथवा एक तल समतल हो या दोनों तल गोलीय हो, है ना, लेंस कहलाता है। परिभाषा समझ में आया, एक बार फिर से सुन लो। लेंस दो पृष्ठों से घिरी हुई पारदर्शी आकृति, दो पृष्ठों से घिरी हुई पारदर्शी आकृति जिसका दोनों तल गोलीय हो या एक तल गोलीय और एक तल समतल हो, उसे लेंस कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक। लेंस आपका जो कक्षा 10 में है वो मुख्यतः आपको दो प्रकार से है। लेंस आपको मुख्यतः कितने हैं, दो प्रकार से है। एक आपका है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अब आप देख रहे हैं ये पृष्ठ जो हो रहा है, ये जो दोनों पृष्ठ वक्रीय हो रहे हैं, वक्र के आकार के हो रहे हैं ना, गोलीय हो रहे हैं ना, इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है क्या चीज, उत्तल लेंस। इसे कहते हैं कौन सा, उत्तल लेंस। अगर यही आकृति इस प्रकार से हो जाए, गोलीय तो है लेकिन दोनों पीछे की तरफ मुड़ जाए, इसे कहा जाता है अवतल लेंस। इसे कहेंगे अवतल लेंस, इसे कहा जाएगा उत्तल लेंस। ये अवतल लेंस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब अगर इस प्रकार से दिया गया है, समतल एक है एक गोलीय है, तो इसे कहा जाएगा समतलोत्तल लेंस। इसे कहा जाएगा क्या चीज, समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। इसे कहा जाएगा क्या चीज, समतलोत्तल लेंस, ठीक है ना। इसे कहा जाएगा क्या चीज, समतलोत्तल लेंस। ये हो जाएगा यानी कि समतल और उत्तल लेंस,
ठीक। और अगर इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से, तो समतल अवतल लेंस से अवतलोत्तल लेंस, सम अवतल लेंस कहा जाएगा। ठीक, समअवतल लेंस हो जाएगा। तो आपको ये दोनों लेंस तो नहीं पढ़ना, ये दोनों लेंस आपको नहीं पढ़ना हमको केवल क्या है, ये और ये समतल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और क्या पढ़ना, उत्तल लेंस पढ़ना है और अवतल लेंस पढ़ना है। ये दोनों लेंसों को हमको पढ़ना है, ठीक ना। बाकी और लेंसों को हमको नहीं पढ़ना है, दोनों को। ठीक, तो अब उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस के बारे में देखो चर्चा करते हैं अब। उत्तल लेंस अगर आपको हाथ में दे दिया जाए, यदि हाथ में दे दिया जाए तो आप इसको छू के देख के बता सकते हैं कि यह लेंस बीच में मोटा हो रहा है और किनारों पे क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। बीच में मोटा हो रहा है और किनारों पे पतला हो रहा है, तो ऐसे लेंस को कहा जाता है उत्तल लेंस। ऐसी जो आकृति बन रही है तो उत्तल लेंस की पहचान क्या है, बीच में मोटा और किनारों पे पतला। उत्तल लेंस की पहचान क्या है, बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला है। तो इस प्रकार के जो लेंस बन रहे हैं उसे कहा जाता है उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक ना। और अवतल लेंस हो जाएगा वो बीच में, इसी के विपरीत बीच में पतला हो जाएगा और किनारों पे मोटा हो जाएगा। जैसे आपका अवतल लेंस ये बन रहा है, ये किनारों पे मोटा हो रहा है, किनारों पे यहाँ देखिए आप मोटा हो रहा है, और ये बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे पतला हो रहा है। तो ये बीच में पतला और किनारों पे मोटा, इसलिए इसे अवतल लेंस। और ये बीच में मोटा और किनारों पे पतला, ठीक ना, ये क्या है, किनारों पे पतला हो जाए, बीच में मोटा है, इसलिए इसे उत्तल लेंस कहा जाता है। हाँ, इस लेंसों को एक को अभिसारी लेंस और एक को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो किसे अभिसारी किसे अपसारी कहेंगे। अब प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण के बारे में आपने पढ़ा है कि वो समूह के रूप में चलता है, पुंज के रूप में। ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ इसका क्या होगा, मुख अक्ष होगा, ये क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। जब मुख अक्ष होगा ये, अब प्रकाश किरणें यहाँ से ऐसे चल रही हैं मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर जा रही हैं, और चलने के बाद ये प्रकाश किरणें यहाँ से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं, अगर किसी बिंदु पे मिल रही हैं, ये आके मिल रही है ना किसी बिंदु पे, मुख अक्ष के समांतर चली, और मुख अक्ष के समांतर चलने के बाद प्रकाश से यानी कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात आके इस बिंदु पे मिल गई, इस बिंदु पे मिल गई। जहाँ पे मिल रही उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक, तो इस बिंदु पे जब ये मिली फोकस पे, तो यहाँ पे जो मिल रही है, तो इस प्रकार का जो एक देखा जा रहा है क्या जी, इसको हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरणों को क्या कर रहा, एक जगह समेट रहा, बटोर रहा है। जब प्रकाश किरणों को एक जगह बटोर रहा है, तो इस प्रकार के लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। इस प्रकार के लेंस को कहेंगे क्या चीज, अभिसारी लेंस, ठीक है। इस प्रकार के लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभिसारी लेंस हो गया आपका, ये क्या हो गया, अभिसारी लेंस। ठीक, अगर यही अब यहाँ पे देखा जाए, इसमें इस वाले में देखा जा रहा है, ये मुख अक्ष आपका है। अब इस पे मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं। जब मुख अक्ष के समांतर चल रही है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। ठीक, तो जो फैलाने वाला कार्य कर रहा है, या किसी बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, किसी बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो किसी बिंदु से निकलता हुआ यह कहा है मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को क्या करे, फैला दे। तो इस प्रकार के लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। इसे कहा जाएगा अपसारी लेंस। इसे कहेंगे अभिसारी, इसे कहा जाएगा अभिसारी लेंस, और इसे कहा जाएगा अपसारी लेंस। इसे कहा जाएगा अपसारी लेंस, और इसे अभिसारी। अब मतलब होता है बटोरना, और अप मतलब होता है फैलाना। तो ये हो गया अपसारी लेंस, और ये हो गया अभिसारी लेंस। इसमें देख रहे हैं प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, ये प्रकाश किरण जो इकट्ठा थी उसको क्या कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। एक इकट्ठा कर रहा है, एक फैला रहा। जो इकट्ठा कर रहा है वो अभिसारी, और जो फैला रहा है वो अपसारी, ठीक है। लेंस हो जाते हैं। बात समझ में आई इतनी ना। अब इसमें जो लेंस होते हैं, इसमें आपका कुछ परिभाषाएं होती हैं। परिभाषाओं में देखिए क्या क्या है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं।
तो छोटी छोटी परिभाषाओं में देख लीजिए आपका, यहाँ पे जैसे ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है। अब ये जो पृष्ठ हैं दो गोलों से कटके बने हुए हैं, तो अगर इसको आगे बढ़ाए तो ये गोला ये बन जाएगा आपका, और इधर बढ़ाया जाए तो ये गोला ये बन जाएगा आपका। तो जब दो गोले बन गए तो इसकी जाहिर सी बात है दो केंद्र हुए होंगे, ये C1 होगा, ये C2 होगा, दो केंद्र होंगे। जब दो केंद्र हो गए तो अभी दो केंद्र बने कि नहीं बने, यहाँ पे इसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। इसे क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो सभी गोलीय लेंसों के प्रत्येक पृष्ठ पर गोले के जो भाग होते हैं, तो इन गोलों को लेंस की वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोले का जो भाग है, ये लेंस का जो भाग है, जिस गोले से कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिन खोखले गोलों के कटे हुए भाग होते हैं, उन जो भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। दूसरा है इसमें मुख्य अक्ष। गोले के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, गोलों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहा देंगे। मुख्य अक्ष ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? वक्रता केंद्र हो जाएंगे। ये भी वक्रता केंद्र, ये भी दोनों वक्रता केंद्र हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक। उसके बाद इसी में होता है आपका एक बिंदु और, फोकस इसमें भी दो होंगे। एक प्रथम फोकस कहलाएगा, एक द्वितीय फोकस कहलाएगा। उसमें अभी आगे चर्चा करते हैं फिगर बना के उस पर। तो इसमें दो फोकस हो जाएंगे। दो फोकस उत्तल लेंस में भी होंगे, दो फोकस आपके अवतल लेंस में भी होंगे। ठीक है ना। इसमें एक आपको होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र पे होता है जैसे ये लेंस है आपका, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। अब यहां पे ये मुख्य अक्ष है, इसके लिए भी मुख्य अक्ष चाहिए। ये मुख्य अक्ष है। अब यहां पे एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है लेंस पे, ये प्रकाश किरण इस पे आपतित हो रही किसी कोण पे। अब ये प्रकाश किरण जब आपतित हुई तो ये अभिलंब पे आई, यहाँ पे ऐसे इस पे ये अभिलंब बना, यहाँ आई टकराई, टकराने के बाद यहाँ निकली और यहाँ पे ये सीधे निकल जाती है। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। यही प्रक्रिया इसमें भी बनेगा। इसमें भी आपका बन जाएगा ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। ठीक है। तो अब इसमें कहने का है आपतित किरण तथा निर्गत किरण, किसी लेंस पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण को परस्पर आगे बढ़ाने पर, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको पीछे बढ़ाया जाए। यदि दोनों समांतर हो रही हैं, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को, ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काट रहा है, ये बिंदु, इस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस पर आपतित तथा निर्गत किरणें परस्पर समांतर हो, कैसे हो? लेंस पर आपतित तथा निर्गत किरणें परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। या कहीं कहीं पे आपको C से भी प्रदर्शित मिलेगा।
ठीक है, इसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। यहां से होकर जाने वाली, यहां से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सभी किरणें बिना अपना मार्ग बदले सीधे निकल जाती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सभी किरणें बिना अपना मार्ग बदले या कहे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ठीक है। अब इसके और जो परिभाषाएं हैं और जो पार्ट हैं इसमें फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।